स्पाइन सीधी, 3 बार ओम का उच्चारण, उसके बाद प्रार्थना। ओ ओ ओ वह शक्ति हमें दो दयानिधि, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए, पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधि, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। हम दीन दुखी निबलों विकलों के सेवक बन संताप हरे, जो है बिछड़े भूले भटके, उनको तारे खुद तर जाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधि, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। छल द्वेष दंभ पाखंड झूठ, अन्याय से निश दिन दूर रहे, जीवन हो शुद्ध सरल अपना, शुच प्रेम सुधारस बरसाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधि, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। निज आन मान मर्यादा का प्रभु ध्यान रहे, अभिमान रहे। जिस देव भूमि में जन्म लिया, बलिदान उसी पर हो जाए। यह शक्ति हमें दो दयानिधि, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जाए। समवाई क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हमारे बीच में श्रीमती वर्षा श्रीवास्तव, उपाध्यक्ष समवाई फाउंडेशन उपस्थित है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में के तिवारी जी उपस्थित हैं, जो हमारे समवाई फाउंडेशन के प्रमोटर हैं और आज की फैकल्टी भी हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में पवन सहगल जी उपस्थित हैं, सेमेस्टर 1 के स्टूडेंट हैं, ज्वाइन किया हुआ है, उनका स्वागत है। हम लोग समवाई फाउंडेशन के सदस्य हैं और हम लोग एक्यूप्रेशर शोध, प्रशिक्षण एवं विचार संस्थान प्रयागराज से संबद्ध है। वहां के मनीषी ब्रह्मलीन MP खेमका सर के हम ऋणी हैं, जिनकी वजह से संस्थान को यह ऊंचाई मिली हुई है और इस विधा को यह शोहरत मिली। संस्थान का एक मोटो है, ईच वन रीच वन, ईच वन ट्रीट वन, ईच वन टीच वन। उसी को आपके माध्यम से जन जन जागरण अभियान के तहत पूरे विश्व में बनाने का हमारा सपना है और हमें विश्वास है कि ये विधा जो अपेक्षाकृत कम खर्चीली है, इसका लाभ केवल आपको ही नहीं मिलेगा, आपके घर परिवार इष्ट मित्र बंधु बांधवों को ही नहीं मिलेगा, आपके पास पड़ोस को ही नहीं मिलेगा, बल्कि समस्त पीड़ित मानवता को मिलेगा। इसी विचार के साथ हम लोग आज के क्लास की शुरुआत कर रहे हैं। हम पुनः के तिवारी जी को स्वागत कर रहे हैं और उनके द्वारा आज हम लोग जो BHB में हम लोग पढ़ चुके होम्योस्टेसिस, हम लोगों ने पढ़ा कि सेल क्या होता है। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे कि जो जीवन की या शरीर की जो मूलभूत आवश्यकता है रक्त, वो रक्त पर हम लोग आज विचार करेंगे। तो ओवर टू के तिवारी। डॉक्टर कोमल बालवानी हमारे बीच में उपस्थित हो गई हैं, उनका स्वागत है।
हमारे समवाय फाउंडेशन के प्रमोटर हैं और नेचुरोपैथ। आप स्क्रीन अभी शेयर हो अभी नहीं आई तिवारी जी, स्क्रीन शेयर तो हो रही है लेकिन अभी पूरा वो नहीं आया आपका डिस्क्रिप्शन वाला। मैं देखता हूँ, अभी आ रहा है। आ गया आ गया अच्छा, तो अच्छी स्क्रीन हमने वो चेंज किया। आ ठीक, गया। एक्चुअली मुझे तो दूसरी स्क्रीन दिख नहीं रही। आप अलग में जुड़ जाइए। जी सर, प्लीज एक। शीतल नहीं है, शीतल बस इतने नहीं है, पूछा मुझसे कहीं तक। उसके पास किताब बबीता के पास। हाँ सर, हिंदी की भेजना। अरविंद सर को प्रणाम और सारे उपस्थित साथियों को प्रणाम। आज हम लोग पीएचबी के ब्लड वाले पार्ट पे थोड़ा सा डिस्कस करने का प्रयास करते हैं। तो सीधे चलते हैं हम लोग। ब्लड जो है मानव शरीर में एक कैसा है, स्पेशलाइज्ड फ्लूइड कनेक्टिंग टिश्यू। टिश्यू हम लोग पढ़े हैं पीछे, सेल मिलके टिश्यू बनाता है। तो ये क्या है, कनेक्टिव टिश्यू और कैसा फ्लूइड फॉर्म में है। तो चूंकि ये फ्लूइड फॉर्म में है, लिक्विड फॉर्म में फ्लो होता है, तो इसमें क्या है कि कुछ मटेरियल लिक्विड है और कुछ मटेरियल इसमें सॉलिड है। सॉलिड एलिमेंट सेल जो है सॉलिड एलिमेंट के फॉर्म में है और बाकी लिक्विड जो है प्लाज्मा और सीरम के फॉर्म में है। तो ब्लड के अंदर जो ब्लड सेल्स हैं वो सस्पेंडेड है और उसमें वो मूव करते रहते हैं। तो इन सब चीजों को मिला के जो लिक्विड बना है, स्पेशलाइज्ड फ्लूइड कनेक्टिंग टिश्यू, इसको ब्लड कहते हैं। ये बनता कहाँ है? ब्लड जो है वो बनता है क्या बोलते हैं, ब्लड वेसल्स में। जो ब्लड वेसल्स हैं उसमें ब्लड बनता है, क्योंकि वहां पे आके सारे तत्व मिलते हैं। रक्त में जो अनेक तत्व हैं, जल, जीवित कणिकाएं, ये उपस्थित हैं। तत्व और जल जो है आंत से मिलते हैं, मतलब इंटेस्टाइन से ये तत्व, जल और तत्व इंटेस्टाइन से आते हैं। और जो सेल हैं, जो डिफरेंट सेल्स है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स और भी, ये सेल बनते हैं बोन मैरो में, लिम्फेटिक टिश्यू में बनते हैं और वहां से वक्त ब्लड वेसल्स में आते हैं और सब मिलते हैं। तो इस तब ब्लड का निर्माण होता है। तो ब्लड का निर्माण एक्चुअली कहाँ होता है? ब्लड वेसल्स में होता है, लेकिन ब्लड के जो तत्व हैं वो अलग अलग जगह उनका निर्माण होता है। जो तत्व हैं उनके निर्माण कुछ स्मॉल इंटेस्टाइन या लार्ज इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब होते हैं, और जो कुछ एलिमेंट है वो बोन मैरो में बनते हैं, लिम्फेटिक टिश्यू में बनते हैं। तो वहां बनते हैं और आके यहाँ पर मिलते हैं। तो ये सारी चीजें जब मिल जाती है तो उसको हम लोग ब्लड का नाम दिया गया है, ये सब चीजें मिलके। इसका कलर देखने में विजिबल रेड है। अब यहाँ पर देखेंगे कि ये कहते हैं कि इसका जो ब्लड की जो निर्माण है ना, इसमें लीवर, स्प्लीन और भी चीजें की जो भागीदारी है, वो चीज भी इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, क्योंकि वो बहुत सारे फंक्शन अलग अलग पार्ट्स करते हैं। और ब्लड का जो फ्लो है वो हार्ट के थ्रू होता है। हार्ट पंपिंग करता है, हार्ट एक प्रेशर जनरेट करता है, जिससे ये फ्लूइड जो कनेक्टिंग टिश्यू है, जिसको हम लोग ब्लड बोल रहे हैं, ये पूरे बॉडी में सर्कुलेट करता है।
वो प्रेशर जनरेट करता है हार्ट एज अ पंप। किडनी क्या करती है, वो इस ब्लड को प्यूरिफाई करती है। ब्लड में जो भी एलिमेंट जो बाहर निकालने हैं वेस्ट, वो किडनी के थ्रू बाहर निकलती है। और जो लंग्स है शरीर में, ये ब्लड में ऑक्सीजन को इन कराता है और CO2 जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको आउट कराता है। मीन्स की ऑक्सीजन की इनरिचमेंट लंग्स करता है। तो ये लोग करते हैं इनरिचमेंट, मीन्स की कोई क्लीनिंग करता है, कोई सर्कुलेट करता है, और कोई इसको पंप कराता है, मीन्स की बॉडी में मूव कराता है। इसमें एक चीज हम लोग ये मान के चल रहे थे कि लोग कहते हैं कि बच्चे की मदर से उसको ब्लड मिलता है, ये शायद सही नहीं है। रक्त जो बनता है वो भ्रूणावस्था में, मीन्स की मदर के अंदर ही वो 4th to 9th वीक में बनने लगता है। कैसे बनता है, वहां बोन मैरो डेवलप नहीं होता, क्योंकि उसमें बोन डेवलप नहीं रहता है। तो इनका जो बनना होता है, जनन, वो कहाँ होता है, लीवर में होता है, स्प्लीन में होता है, लिम्फ नोड में होता है, और आंत की दीवारों में होती है। तो जो ब्लड सेल्स हैं वो कहाँ बनते हैं, ये ध्यान रखिएगा, इनसाइड ऑफ मदर बॉडी। ये जो भ्रूण है, माने जो पेट में बच्चा है, वो उसमें ब्लड का जनरेशन खुद होता है। वो कैसे होता है, लीवर से होता है, स्प्लीन से होता है, लिम्फ नोड से होता है, और आंत से होता है। कब, 4 हफ्ते के बाद 9 हफ्ते तक में ये शुरू हो जाता है ब्लड का फॉर्मेशन इनसाइड भ्रूण जो बच्चा है। अब ब्लड के बारे में जानते हैं कि ब्लड में क्या क्या चीजें हैं, कंपोजिशन ऑफ ब्लड। ब्लड में जो ब्लड सेल्स हैं वो अप्रॉक्स 42 to 45% है, और जो प्लाज्मा है, जो लिक्विड पोर्शन है, वो 55 से 58% है। तो ब्लड सेल्स में क्या क्या है, एरिथ्रोसाइट जिसको आरबीसी बोलते हैं, ल्यूकोसाइट जिसको डब्ल्यूबीसी बोलते हैं, थ्रोम्बोसाइट और प्लेटलेट्स है। कॉमन ये है जिसकी हम लोग चर्चा करेंगे। और प्लाज्मा में जो लिक्विड वाटर है वो 91 to 92% है, और सॉलिड एलिमेंट 8 to 9% है। ये 8 to 9% है, 91% किसका है, वो 55% का है। मतलब जो रक्त में 55% पोर्शन है उसका 90% वाटर है, और उसका 8 to 9% सॉलिड एलिमेंट है। तो ये है, आप इस तरह एक देख सकते हैं। जैसे अगर ब्लड को हम लोग इस फॉर्म में अगर देखने की कोशिश करें कि ब्लड में कंपोजिशन क्या है, तो देखिए अगर इस तरह दिखाने की कोशिश की जाए तो देखिए जो रेड दिख रहा है ये रेड ब्लड सेल है। ये बीच में जो दिख रहा है थोड़ा अलग कलर में, येलो और रेड के बीच में लाइट ब्लूइश या बोला जाए, तो इसमें प्लेटलेट्स और व्हाइट ब्लड सेल है। इसको ल्यूकोसाइट बोलते हैं, रेड ब्लड सेल को इरिथ्रोसाइट बोलते हैं। और ये प्लाज्मा वाला पोर्शन जो है ये देखिए 50%, जिसमें वाटर है, आयरन है, प्रोटीन है, न्यूट्रिएंट्स है, वेस्ट मटेरियल, गैसेस है, ये है। तो ये 3 मुख्य रूप से जो 2 कंपोनेंट है, एक सॉलिड एक लिक्विड। तो सॉलिड में ये डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स और आरबीसी, और लिक्विड में ये प्लाज्मा है जिसकी हम लोग बात कर रहे थे यहाँ पे। तो ये पोर्शन है। तो ये इनकी हम लोग चर्चा करेंगे कि ये कहाँ बनते हैं, इनके फंक्शन क्या है, कैसे ये काम करते हैं। इसमें आप देखेंगे तो जो ब्लड है ना, इसमें कुछ कार्बनिक है और कुछ अकार्बनिक पदार्थ है। कार्बनिक में प्रोटीन है, यूरिया है, यूरिक एसिड है, फैट है, कोलेस्ट्रॉल और ग्लूकोज है। और कार्बनिक में सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, आयरन, ये फास्फेट है, सल्फेट है, इनके ये बनते हैं। तो ये चीजें ब्लड के पोर्शन है, ये कार्बनिक के रूप में, एक अकार्बनिक के रूप में। अब जो कुछ विशेष कार्बनिक तत्व हैं उनके बारे में चर्चा करते हैं, जिनकी जानकारी हम लोगों के लिए आवश्यक है इस विधान। एक है एल्बुमिन। ये जो एल्बुमिन है इसकी जो सहभागिता है कार्बनिक तत्वों में, ये 50 to 65% है। मतलब हाईएस्ट पोर्शन है एल्बुमिन की किसमें, प्लाज्मा में। ये प्लाज्मा प्रोटीन बनता कहाँ है, तो ये लीवर में बनता है। ये ध्यान रखें कि जो एल्बुमिन है ये बनता है लीवर में, सिंथेसिस इसका लीवर में होता है। और इसकी कई उपयोगिता है। एक तो ये कंसंट्रेशन बढ़ाता है प्लाज्मा का। कंसंट्रेशन का मतलब ये है कि थिकनेस इंक्रीज करता है। अब कंसंट्रेशन का हम लोग बोलेंगे कि थोड़ा जैसे जो जल्दी फ्लो करेगा उसका कंसंट्रेशन कम है, जो ज्यादा फ्लो करेगा, और जो कम धीरे धीरे फ्लो करेगा उसका कंसंट्रेशन ज्यादा है। तो प्लाज्मा में कंसंट्रेशन के लिए एल्बुमिन की आवश्यकता है। ये और भी बहुत बड़ा काम करता है। ये एल्बुमिन ले जाता है, आगे पढ़ेंगे हम लोग,
हेम बिलिरुबिन को लीवर तक लेके जाता है, ये भी इसकी भूमिका है। ये देखिए ना, कई तत्वों को बांध कर निर्दिष्ट अंगों तक ले जाता है। तो आगे हम लोग पढ़ेंगे एल्बुमिन कोल बिलिरुबिन को पकड़ के लीवर तक ले जाता है, ये बहुत बड़ी इसकी एक भूमिका एल्बुमिन की। ये 62 to 561 ये इसमें लिखा है कि ये कई तत्वों को अपने साथ लेके बांध के ले जाता है। हेम बिलिरुबिन आगे हम पढ़ेंगे, उसको वो ले जाता है लीवर तक ग्लूक्रोनिक एसिड से एक्शन कराने के लिए। अब एक तो एल्बुमिन हुआ, दूसरा एक इंपॉर्टेंट है ग्लोबुलिन। ये प्लाज्मा प्रोटीन में इसके जो परसेंटेज है वो 29 to 34% है। ये 3 प्रकार का हम लोग डिफाइन करना है, जानने की कोशिश करें। एक अल्फा ग्लोबुलिन है, एक बीटा ग्लोबुलिन है और एक गामा। अल्फा और बीटा दोनों लीवर से बनते हैं। अल्फा का 9.5 to 18% है और बीटा का 8.14% परसेंटेज है इनका प्लाज्मा में। ये दोनों भी ऑस्टोमेटिक प्रेशर देते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर, और वो भी देता था एल्बुमिन भी। तो ये सारे लोग करते हैं। और ये क्या करता है, बीटा ग्लोबुलिन ग्लूकोज और लिपिड को कंजुगेट करके ग्लाइकोप्रोटीन और लाइपोप्रोटीन बनाते हैं। ये जो गोल्गी ऑपरेटस में बनता है, गोल्गी ऑपरेटस में ये बनता है जो राइबोसोम से बनने के बाद गोल्गी ऑपरेटस में आके और ये बनते हैं। और वो पीछे हम लोगों ने पढ़ा है अगर सेल वाले लेशन में। तो ये बीटा ग्लोबिन का फंक्शन, ग्लूबुलिन का फंक्शन है। एक है गामा ग्लूबुलिन, इसका परसेंटेज 12 to 22 है। ये कहाँ बनता है, ये लिम्फोसाइट में और प्लाज्मा सेल द्वारा बनता है। तो बाकी जो अभी हम लोग पढ़े थे एल्बुमिन और ग्लूबुलिन, ग्लूबुलिन मैंने अल्फा ग्लूबुलिन एंड बीटा ग्लूबुलिन, ये लीवर में बनते हैं। लेकिन गामा ग्लूबुलिन लिम्फोसाइट में बनता है। ये विशेष रूप से जो गामा ग्लोबुलिन है, इसकी एक विशेष भूमिका है। ये एंटीबॉडी बनाने में काम आता है। अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे इसको कि एंटीबॉडी बनाने में इसकी भूमिका कैसे है। लेकिन गामा ग्लोबुलिन लिम्फोसाइट से बनता है। बाकी ऊपर जो हम लोग डिस्कस किए तीनों, एल्बुमिन, ग्लोबुलिन मैंने अल्फा और बीटा, ये तीनों लीवर से बनते हैं। और ये गामा ग्लोबुलिन एक ऐसा ये एलिमेंट है जो लिम्फोसाइट से बनता है। तो ये हमको जानना चाहिए कि इसका लिम्फोसाइट से बनता है तो फंक्शन क्या है, क्योंकि ये WBC माने विशेष रूप से प्रतिरोधक क्षमता के लिए, रोग प्रतिरोधक क्षमता में इसकी बहुत उपयोगिता है। एंटीबॉडी बनाता है तो वहां पे इसके बाद फाइब्रोनोजन एक प्रोटीन है जो ये जितने प्रोटीन है उसमें सबसे भारी है। इसके अणु बार आप देखेंगे तो 3,40,000 प्रोटीन है और ये भी लीवर में बनता है। तो ये भी प्रोटीन पाया जाता है फाइब्रोनोजन। ये क्लॉटिंग के समय हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे इसका फंक्शन है। फाइब्रिन बनाता है ये कांटेक्ट में आके। तो जितना भी हम लोगों ने ये देखा, एल्बुमिन, अल्फा ग्लूबुलिन, बीटा ग्लूबुलिन और फाइब्रोनोजन, ये सब लीवर से बनते हैं। और केवल गामा एक ऐसा है जो लिम्फोसाइट से बनता है। तो ये उसका एक विशेष फंक्शन है। ये देखिए, ये फाइब्रोनोजन क्या करते हैं ना, जब कोगुलेशन की प्रक्रिया होती है, जब ब्लड क्लॉटिंग होती है, तो हम लोग इसको एक बार और आगे पढ़ेंगे थोड़ा। तो इसमें इसकी एक विशेष भूमिका होती है। ये फाइब्रोनोजन फाइब्रिन में कन्वर्ट हो जाता है। और जब ये फाइब्रिन में कन्वर्ट होता है तो क्लॉट फॉर्मेशन होता है। जैसे कहीं बॉडी में कट जाता है तो ब्लड बाहर निकलने की प्रक्रिया जो रोकने की होगी वो क्लॉट फॉर्मेशन है। तो उसमें एक फाइब्रोनोजन की भूमिका है। ये कन्वर्ट होता है फाइब्रिन में और तब जाके जाली बनती है और वो ब्लड का फ्लो रुकता है। यहाँ एक चीज देख ले, प्लाज्मा में अगर ये फाइब्रोनोजन निकल जाएगा, प्लाज्मा माइनस फाइब्रोनोजन, तो ये सीरम कहा जाएगा। ये सारे अणु हैं जो सेल्स हैं, उन सेल्स को अगर हटा देंगे तो प्लाज्मा है। और अगर प्लाज्मा से फाइब्रोनोजन निकल गया, यानी प्लाज्मा माइनस फाइब्रोनोजन, दैट इज अ सीरम। और बहुत सारी चीजें जो ब्लड के टेस्ट होते हैं सीरम से करते हैं। सीरम की उपयोगिता ब्लड टेस्ट में है। तो ब्लड है, ब्लड सेल निकालेंगे तो प्लाज्मा बनेगा और प्लाज्मा से फाइब्रोनोजन निकाल देंगे तो वो बचा हुआ पदार्थ सीरम कहा जाएगा। ये अगर इस तरह देखेंगे तो ये प्लाज्मा है और अगर इसमें से ये सारे क्लॉट हो जाएंगे, अगर इसमें एंटीकोगुलेंट मिला देंगे तो देखिए ये दो सेपरेट हो जाता है। तो बचा हुआ ये सीरम है, यहाँ पर प्लाज्मा है, क्योंकि ये सब तो सेटल्ड है आरबीसी, लेकिन फाइब्रोनोजन इसमें मिक्स है। फाइब्रोनोजन निकाल देंगे तो ये बचा हुआ पोर्शन सीरम कहा जाएगा।
blood minus blood cell is the plasma, plasma minus clotting factor, that is फाइब्रोनोजन। अगर फाइब्रोनोजन बाहर हो जाएगा तो वो सीरम है, और सीरम की उपयोगिता ब्लड टेस्ट में है। अब जो ब्लड सेल्स है ना, जिनकी हम लोग बात किए थे, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, जो इरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट और थ्रोम्बोसाइट है, इनके बारे में डिफाइन किया हुआ है, तो उसको हम लोग थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले कि ये जितने भी सेल हैं उस लिक्विड में जो स्पेशलाइज्ड फ्लूइड कनेक्टिंग टिश्यू जिसको ब्लड बोल रहे हैं, उसमें सस्पेंडेड फॉर्म में, मींस कि मूव कर रहे हैं, ऐसे इधर उधर मूव कर रहे हैं, जो भी एक मूवमेंट का रास्ता है उस रास्ते में मूव कर रहे हैं, मतलब स्टेशनरी नहीं है, ये सस्पेंडेड है, ये आराम से मूव करेंगे। इनमें किसी पार्ट्स में न्यूक्लियस है और किसी में न्यूक्लियस नहीं है। इनकी डेथ और जो इनका प्रोडक्शन है उसका डिफाइंड पीरियड है कि इतने टाइम इनकी डेथ हो जाती है। और ये सारे ब्लड सेल्स का जो कब्रिस्तान है, ग्रेवयार्ड है, वो स्प्लीन है। तो कई बार एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि ग्रेवयार्ड, ब्लड सेल्स के ग्रेवयार्ड कहाँ पे क्या है, तो स्प्लीन इज द ग्रेवयार्ड ऑफ द ऑल ब्लड सेल्स। एक बेसिक क्वेश्चन जानना चाहिए कि ग्रेवयार्ड स्प्लीन है, माने कब्रगाह है, मतलब जब डेड हो जाते हैं तो वो वहां पे जाते हैं, फिर अलग अलग फंक्शन होता है। अब हम लोग थोड़ा पढ़ते हैं इरिथ्रोसाइट, मीन्स कि ये आरबीसी जिसको बोलते हैं, रेड ब्लड सेल। तो ये बनता कहाँ पे है? जो लंबे बोन से अस्थि, माने जो लंबे बोन है, माने जो बड़े बोन है, उनके दोनों सिरों पर जो बोन मैरो है, रेड बोन मैरो है, वहां पे वर्टिब्रा की बॉडी में, स्टर्नम में और पेलिविक बोन के ट्यूरोसिटी में इरिथ्रोसाइट का जन्म शिशु जन्म के बाद, जैसा ही बच्चा बर्थ लेता है, ये सारी ब्लड का फॉर्मेशन ये होने लगता है। कहां से होता है? तो वर्टिब्रा से। इसलिए जो अगर इरिथ्रोसाइट का फॉर्मेशन बोन मैरो से हो रहा है, तो अगर किसी को आरबीसी की प्रॉब्लम है कुछ, तो हम यहाँ पे भी जान सकते हैं कि जो बोन मैरो है, जहां पे हमारा प्लेसमेंट है बोन मैरो का, वहां पे भी ट्रीटमेंट किया जा सकता है। मतलब आरबीसी की प्रॉब्लम में बोन मैरो पे भी ट्रीटमेंट किया जा सकता है, अगर फॉर्मेशन बोन मैरो का ना, बोन मैरो से सेल का ना हो रहा हो। तो इंपॉर्टेंट है, आगे हम लोग जानेंगे कि कहाँ पे प्लेस है ये। लेकिन जहां पे बनता है बोन आरबीसी, वहां पे भी ट्रीटमेंट किया जा सकता है जरूरत पर, क्योंकि बोन मैरो से ज्यादा बनता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट है। कब बनता है? बर्थ के साथ ही बनने लगता है। इनकी क्वांटिटी कितनी होती है? तो 5 ± 0.5 बिलियन पर क्यूबिक मिलीमीटर, मतलब 1 क्यूबिक मिलीमीटर जो वॉल्यूम है, उस वॉल्यूम में 5 मिलियन ये है। तो इसकी क्वांटिटी सबसे ज्यादा होती है, माने ब्लड सेल में इसकी जो क्वांटिटी है वो 5 मिलियन है 1 मिलीमीटर क्यूब में, जबकि बाकी लोगों की 4000 है या समथिंग है 1 लाख 1.5 लाख है, इसकी ज्यादा है। 1 मिलीमीटर क्यूब जो वॉल्यूम है उसमें इसकी जो संख्या है, क्वांटिटी, वो 5 ± मतलब कि 5.5 भी हो सकता है, 4.5 हो सकता है, इनके बीच में कुछ भी हो सकता है। तो ये गिना कर माना जाएगा। अब बोन मैरो से ये बनता कितने दिन में? आरबीसी 9 डेज में बनता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है जानना कि इसकी क्वांटिटी कितनी है और बनता बोन मैरो में कितने दिन में? तो 9 दिन। माने बोन मैरो से ये आरबीसी बनने में 9 दिन लगते हैं, मदर को से 9 डेज इसमें लगता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है जानना। अब ये इसका शेप कैसा होता है? तो बाइकनकेव डिस्क के आकार का होता है और 7 to 8 माइक्रोन इसका डायमीटर है। 7 to 8 माइक्रोन का मतलब है, माइक्रोन मतलब अगर मीटर से देखेंगे तो 10⁻⁻⁶, मिलीमीटर से देखेंगे तो 0.001, माने 10⁻⁻3, ये एक साइज है। तो बहुत स्मॉल साइज में। बाइकनकेव डिस्क का मतलब है कि बीच में ही चपटा है। उसका शेप हम देख सकते हैं यहां से। ये देखिए, ये आरबीसी है इस शेप का, माने इसका शेप ये है। तो ये बाइकनकेव मींस कि अंदर ये चपटा हुआ है, अंदर की तरफ दोनों ओर से, बाई माने दोनों ओर से। यहाँ पर सेंटर में इसका थिकनेस कम होगा और
डायमीटर पे इसका थिकनेस ज्यादा होगा। तो ये इसका है, अगर आप देखेंगे इस तरह ध्यान से तो ये एक इसका सेक्शनल व्यू है। इसका 7 से 8 माइक्रोन इसका ये डायमीटर होगा, और अगर कट करके देखो तो कि यहाँ बीच में थिकनेस कम है और बाहर की तरफ थिकनेस ज्यादा है, सर्कुलर शेप है। और 2 माइक्रोन इसकी थिकनेस है और 7.5 माने 7 to 8 माइक्रोन इसका डायमीटर है। ये है आरबीसी। ये आरबीसी का शेप कैसा है, वहां हम लोग पढ़े थे बाई कनकेव है, मीन्स कि सेंटर में ये दबा हुआ है और आउटर साइड में इसकी थिकनेस ज्यादा है। ये हम लोग पढ़े थे, ये उसका शेप आरबीसी। वो यहाँ कह रहे थे कि बाई कनकेव दिस, माने ऐसा है कि बाई कनकेव शेप है आरबीसी का। हम लोग हीमोग्लोबिन की बात नहीं कर रहे, वी आर डिस्कसिंग अबाउट द इरिथ्रोसाइट मींस आरबीसी। आरबीसी का शेप डायमीटर कितना है, 7 to 8 माइक्रोन है। इसके साइटोप्लाज्म, जो इसके सेल है, जो साइटोप्लाज्म में जो लिक्विड मटेरियल है, उसमें कोई भी न्यूक्लियस नहीं होता। आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं होता, ये ध्यान रखना है। बाकी जगह न्यूक्लियस होते हैं, जैसे डब्ल्यूबीसी में आप जाएंगे तो न्यूक्लियस है। इसमें क्या, एक कंजुगेटेड प्रोटीन है न्यूक्लियस की जगह, उसका नाम है हीमोग्लोबिन। और हीमोग्लोबिन का कलर रेड होता है, इसलिए आरबीसी रेड दिखता है और ब्लड रेड दिखता है, क्योंकि इसकी क्वांटिटी ज्यादा है, 5.5 अप्रॉक्स मिलीमीटर पर क्यूबिक एमएल। तो इस हीमोग्लोबिन के कारण आरबीसी रेड है और जिसके कारण ब्लड रेड दिखाई देता है। और ये हीमोग्लोबिन है क्या, एक प्रोटीन है। हीमोग्लोबिन जो आरबीसी के अंदर है, आरबीसी और हीमोग्लोबिन में डिफरेंस है। हीमोग्लोबिन आरबीसी का एक पार्ट है जो प्रोटीन है, और हम लोग जो शेप डिस्कस किए थे वो इरिथ्रोसाइट का किए थे, दैट इज द बाइकनकेव शेप। आरबीसी मतलब इरिथ्रोसाइट और आरबीसी एक चीज है। तो रेड दिखता है क्यों, हीमोग्लोबिन के कारण। और जो इसकी लाइफ है आरबीसी की कितनी है, 120 डेज। अगर एक आरबीसी बन गया तो वो 120 डेज तक अपना काम करेगा, और आफ्टर 120 डेज वो डेड हो जाएगा। वो उसके अलग अलग क्या होंगे वो हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन इसकी लाइफ 120 डेज होती है। क्योंकि 120 डेज होती है तो उस हिसाब से परसेंटेज देखेंगे तो 0.83% पर डे उसकी डेथ होती है, और इतना ही बन जाता है। जितनी डेथ होती है उतना ये बन जाता है। नहीं बनेगा तो रेशियो में प्रॉब्लम आएगी। अगर ज्यादा बनेगा मरेगा और कम बनेगा तो आपकी आरबीसी कम हो जाएगी। इसलिए परसेंटेज में देखेंगे तो 0.8% ये पर डे डेथ होता है, ये बनता है। इसकी जो साइज है ये माइक्रोन में 120 या 140 है स्क्वायर में, और इसका जो वॉल्यूम है 87+7 है। तो हमारे लिए यहाँ पर जानना जरूरी क्या, हम इन चीजों को जाने कि इसकी संख्या क्या होती है, क्योंकि ब्लड टेस्ट में आरबीसी टेस्ट करके आता है। तो हम उस दृष्टि से देखेंगे कि कितना है। अगर आरबीसी गिरती है तो क्या प्रॉब्लम होगी आगे देखेंगे, लेकिन ये नॉर्मल वैल्यू हमको पता होनी चाहिए, 5 ±5 मिलियन पर क्यूबिक। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, और इसका ड्यूरेशन 120 डेज। अब देखिए आरबीसी में क्या होता है, सॉरी, इस आरबीसी में जो इरिथ्रोसाइट है 60 to 70% जेल है और 30 to 40% सॉलिड एलिमेंट है। तो अब इसमें भी कार्बनिक है सॉलिड एलिमेंट में, कुछ अकार्बनिक है, इनऑर्गेनिक है और ऑर्गेनिक है। तो इनमें क्या है, सोडियम पोटेशियम है, आयरन है, कैल्शियम, क्लोराइड, बाइकार्बोनेट, फास्फेट, जी ये सारी चीजें उपलब्ध है। इनका परसेंटेज भी डिफाइन है कि कितना होगा, नॉर्मल परसेंटेज। और इसमें देखिए प्रोटीन में हीमोग्लोबिन है, स्ट्रोमेटिन है, इलिनिन है, लिपिड, कोलेस्ट्रॉल, लेथिसिनिन, सिफिलिन, ग्लूकोज, ये सारी चीजें कार्बनिक है, और ये चीजें आरबीसी के पार्ट है। आरबीसी में तो मुख्य पार्ट है हीमोग्लोबिन। तिवारी जी इस बार आपकी पूछा गया था प्रोटीन, ये पूछा गया था प्रोटीन कि कौन कौन सा प्रोटीन उसमें है, और लिपिड भी पूछा गया था शायद। अच्छा, तो ये हम लोग, हाँ, हीमोग्लोबिन, स्ट्रोमेटिन, इलिनिन, ये पूछा गया था। तो ये हम लोग देख लेंगे। प्रोटीन में हीमोग्लोबिन है, स्ट्रोमेटिन है, इलिनिन है, लिपिड है, कोलेस्ट्रॉल, लेथिसिन, लेसिथिन, सिफिलिन और ग्लूकोज, कार्बोनिक एनहाइड्रेस, केटेलेज, फास्फेट, थाइमिन, राइबोफ्लेविन, पायरिडॉक्सिन, एस्कॉर्बिक एसिड। तो ये सारी चीजें आप
ये उपलब्ध है प्रोटीन इस फॉर्म में, कार्बनिक फॉर्म में आरबीसी में। आरबीसी में जो मुख्य भूमिका सब चीजों है, लेकिन एक हीमोग्लोबिन है जिसकी हम लोग चर्चा कर रहे हैं। यही कारण है कि रेड करता है ब्लड को। और एक इरिथ्रोसाइट मींस कि 1 आरबीसी में जो हीमोग्लोबिन की क्वांटिटी है वो 29 पाइकोग्राम है। पाइकोग्राम बहुत छोटी यूनिट है, वो 10⁻⁻12 ग्राम के आसपास आती है। 1 ग्राम का 10⁻⁻12, अगर आप ध्यान दें तो बहुत छोटी यूनिट है, इतने जानने की जरूरत है। तो इरिथ्रोसाइट की जो एक में कितना है 29 पाइकोग्राम हीमोग्लोबिन है। और अगर इसको कंसंट्रेशन देखेंगे, ब्लड में मेजर करते हैं, अब हम लोग ब्लड में मेजर कर रहे हैं, नॉट आरबीसी में। हीमोग्लोबिन आरबीसी में होता है और एक आरबीसी में 29 पाइकोग्राम है। लेकिन अगर हम ब्लड में मेजर करें, अब हम ब्लड को कंप्लीट मेजर कर रहे हैं, हीमोग्लोबिन को उससे कंपैरिजन कर रहे हैं। किससे? ब्लड से, आरबीसी से नहीं कर रहे हैं, बाकी चीज टोटल ब्लड से कर रहे हैं। तो कितना आ रहा है? 14 + -1 माने 15 भी हो 13 भी हो, कोई दिक्कत नहीं, इसके बीच में हो। 100 ml अगर ब्लड को लेते हैं तो 14 ± 1 ग्राम 100 ml ब्लड में इतना हीमोग्लोबिन नॉर्मल होता है, 14। तो अगर आप ब्लड टेस्ट देखेंगे तो 14 अगर है तो आप ये समझिए कि 100 ml ब्लड के कंपैरिजन में ये मेजर किया गया है। आपका ब्लड वो थोड़ा सा निकालता है, लेकिन 14 ग्राम कहां से आएगा? क्योंकि वो 100 से कंपैरिजन करके डाटा प्रेजेंट किया जाता है ब्लड टेस्ट में। एक इरिथ्रोसाइट में 3 मिलियन हीमोग्लोबिन होते हैं, तभी वो 3 मिलियन हीमोग्लोबिन अणु होते हैं प्रत्येक इरिथ्रोसाइट में। माने इतने मिलियन का वजन जो 29 पाइकोग्राम है एक इरिथ्रोसाइट, माने एक आरबीसी में हीमोग्लोबिन कितने? 300 मिलियन। एक हीमोग्लोबिन अणु में जो हीमोग्लोबिन जो प्रोटीन है उसमें क्या होता है? एक ग्लोबिन है और 4 हीम है। हीमोग्लोबिन है, हीम और ग्लोबिन है, तो क्या है? हीम, एक हीमोग्लोबिन में 4 अणु हीम है और 1 अणु ग्लोबिन है। मतलब 4 अणु हीम और 1 अणु ग्लोबिन से हीमोग्लोबिन बना है, एक है। और अब हीम अणु पे क्या है? एक हीम अणु पे क्या है? ये तो पूरा ग्लोबिन का फंक्शन है, लेकिन पार्टिकुलर एक हीम को देखेंगे हम लोग, 1 हीम, ये वाला एक हीम की बात कर रहा है। एक हीम में क्या है? फेरस अणु है, 4 पायरल रिंग है, ग्लोबिन का एक अणु है। ये देखिए इसमें, क्योंकि ये यहाँ ग्लोबिन है और यहाँ पर एक अणु ऑक्सीजन जुड़ता है। तो हीमोग्लोबिन में 4 हीम होने से 4 ऑक्सीजन के अणु जुड़ सकते हैं। एक में एक जुड़ेगा, एक में एक जुड़ेगा, लेकिन चूंकि हीमोग्लोबिन में 4 हीम है इसलिए एक हीमोग्लोबिन में 4 अणु ऑक्सीजन जुड़ते हैं। इसको फिर से क्लियर कर ले हम लोग। एक हीमोग्लोबिन में 4 अणु हीम है और एक अणु हीम पे 1 ऑक्सीजन जुड़ता है। एक फेरस अणु पे बॉन्ड पे 1 ऑक्सीजन जुड़ता है। तो चूंकि 1 ऑक्सीजन जुड़ता है इसलिए एक ग्लोबिन हीमोग्लोबिन पे 4 ऑक्सीजन अणु जुड़ेंगे। ये इसका वो है कि पूछा जा सकता है अगर क्वेश्चन की बात है तो, कि हीमोग्लोबिन में 4 हीम, एक ग्लोबिन है और एक हीमोग्लोबिन पे 4 ऑक्सीजन जुड़ते हैं, क्योंकि एक हीम पे एक। तो यही चूंकि हीमोग्लोबिन का मुख्य भूमिका ऑक्सीजन कैरिंग और कार्बन डाइऑक्साइड को वापस, माने इन चीजों को कैरिंग करना और भी चीजें, तो ऑक्सीजन कैरिंग के लिए चूंकि एक अणु ऑक्सीजन जुड़ता है, ये एक हीमोग्लोबिन है। ये केमिकल रिएक्शन है, याद कर लें, C1712 H1130 O245 N214 SAF, याद करना। अणुभार 68,000 है, तो इसको आप लिख के प्रैक्टिस करेंगे तभी याद होगा। हीमोग्लोबिन में 2 छोटे अमीनो एसिड के 141 चेन अल्फा चेन और 2 बड़ी 416 चेन बीटा चेन बना, ये डाइसल्फाइड लिंक से जुड़ा है। अब ये आपको याद करना पड़ेगा, ये तो स्क्रीन पे दिखेगा नहीं, ये डाटा दिया वो आपको याद करना है। 100 ग्राम हीमोग्लोबिन में आयरन कितना होता है? 0.338। ये भी आप याद कर सकते हैं। हम लोगों ने देखा था कि 14 मिलता है 100 ml में, तो ये देखिए 0.338 जो है इतना ग्राम फेरस है 100 यूरोमीटर में। इस प्रकार कुल रक्त में 3 ग्राम आयरन यूज हो सकता है। मतलब आप ये सोचिए कि हमारे शरीर के ब्लड में कितना आयरन एक बार यूटिलाइज हो रहा है, तो 3 ग्राम आयरन की उपयोगिता है
और 100 ग्राम हीमोग्लोबिन में जो फेरस अणु है वो 0.33 है। तो ये एक डाटा है जिसको आप याद कर सकते हैं। तो वह हम लोग बोले थे कि 4 अणु ऑक्सीजन जोड़ने की क्षमता है हीमोग्लोबिन में, तो वो 4 अणु लेके जाएगा। 1 ग्राम हीमोग्लोबिन में 1.34 मिलीलीटर ऑक्सीजन। ये भी कई बार क्वेश्चन आया कि 1 ग्राम हीमोग्लोबिन कितना ऑक्सीजन कैरी करता है, तो 1.34 मिलीलीटर ऑक्सीजन कैरी करता है। यही सैचुरेटेड माना गया कि इतना वो कैरी करेगा। तो ये बार फिर से हम लोग देख लें कि हीमोग्लोबिन की जो 14 के आस रेंज है और 1 ग्राम हीमोग्लोबिन 1.34, और हमारे जो यूटिलाइज होता है वो कितना यूटिलाइज होता है, 3 ग्राम आयरन का उपयोग हो रहा है। एक अणु पर 4 अणु ऑक्सीजन जुड़ते हैं, एक हीमोग्लोबिन अणु पे 4 अणु ऑक्सीजन जुड़ते हैं। अब ये देखें कि जब ये ब्लड बॉडी में सर्कुलेशन होता है, सर्कुलेट होता है, तो हीमोग्लोबिन जब सेल के पास जाता है तो वो थोड़ा सेल पूरा ऑनेस्ट है, वो मात्र 1 ऑक्सीजन का सेल लेता है और बाकी यूज नहीं करता है। 3 जब सर्कुलेशन होता है तो हीमोग्लोबिन अणु से 1 अणु ऑक्सीजन ही यूज करता है सेल। प्लीज नोट करें, उसके पास 4 अणु ऑक्सीजन जाता है, लेकिन वो उपयोग कितना करता है, जितनी उसकी जरूरत है वो 1 ही अणु ऑक्सीजन का उपयोग में करता है सेल। जो ब्लड ऑक्सीजन युक्त है, जिसमें ऑक्सीजन की क्वांटिटी ज्यादा है, वो सेल जो है आर्टरीज में रहता है, धमनी में, और स्कारलेट रेड दिखता है, माने ज्यादा लाल दिखता है। और जो ब्लड कार्बन डाइऑक्साइड युक्त है, मतलब ऑक्सीजन मिनिमम है, कार्बन डाइऑक्साइड की संख्या ज्यादा है अमाउंट, तो वो पर्पल रेड दिखता है और वो धमनी में आता है, उसमें आता है वेंस में। आर्टरीज और वेंस, आर्टरी में हाई प्रेशर है, इसका वो धमनी, और वो दूसरा सिरा है। आर्टरीज में हाई प्रेशर है और वेंस में लो प्रेशर है, तो ये इसीलिए वो स्कारलेट दिखता है और दूसरी जगह पर्पल रेड दिखता है, रिटर्न में वो पर्पल रेड दिखता है। 1 अणु ऑक्सीजन को हीमोग्लोबिन पर जुड़ने में लंग्स में 0.003 सेकेंड, मतलब सेकेंड का भी ये पोर्शन लगता है। कहाँ पे, लंग्स में। जब ये ऑक्सीजन का ट्रांसफर होता है, लंग्स में ही ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन पे चिपकता है, तो टाइम कितना लगता है, 0.003 सेकेंड। ये ध्यान रखें। तो ये कुछ डाटा है जिनको लिख के देखा जा सकता है कि कितना टाइम लगता है, माने बहुत कम समय लगता है हीमोग्लोबिन पर ऑक्सीजन जोड़ने में। अब बाकी है इसका सिंथेसिस जो इरिथ्रोसाइट के इंटरमीडिएट नॉर्मोब्लास्ट स्टेज में होकर रेटिकुलोसाइट। अब यहाँ तो ये अभी हम लोग समझ नहीं पाएंगे, लेकिन ये केवल जान ले कि कैसे हो। ये जानना जरूरी है कि जो हीम का सिंथेसिस है वो माइटोकांड्रिया में, तो सेल में हमने पढ़ा था पावर हाउस है माइटोकांड्रिया, तो हीम का सिंथेसिस कहाँ होता है, माइटोकांड्रिया में होता है। और ग्लोबिन का सिंथेसिस कहाँ होता है, राइबोसोम में होता है। और ये दोनों गाल्गी अपरेटस में कंजुगेट होते हैं। मतलब भूमिका क्या है, राइबोसोम की भूमिका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो था वहां पे बनता है, जो राइबोसोम धसे हुए हैं तो वहां पे बनता है ग्लोबिन, और माइटोकांड्रिया में बनता है हीम, और ये दोनों आ जाते हैं गाल्गी अपरेटस में, और वहां ग्लाइकोप्रोटीन और जो भी है यहाँ बनता है। तो ये भी क्वेश्चन आता है कि हीम का संश्लेषण कहाँ होता है, सिंथेसिस माइटोकांड्रिया में, ग्लोबिन का कहाँ होता है, राइबोसोम में होता है। तो ये जानने की थोड़ा। इरिथ्रोसाइट जिसको आरबीसी है, इसमें क्या होता है, न्यूक्लियस नहीं होता, ये हम लोग बोल दिए, चूंकि हीमोग्लोबिन होता है। इसलिए जब भी ये बनता है, अगर किसी चीज की कमी रह गई तो ये वापस ठीक नहीं होता है। नए बनेंगे वो सही हो सकते हैं, लेकिन अगर एक बार अगर हीमोग्लोबिन खराब बन गया तो वो वापस रिपेयर होके करेक्ट नहीं होगा। तो ये क्या कह रहा है कि इसके जनन काल में यदि किसी फैक्टर की कमी के कारण इनमें समान मात्रा में हीमोग्लोबिन की संश्लेषित नहीं हो पाई, माने एनीमिया, एनीमिया माने शॉर्टेज ऑफ हीमोग्लोबिन इन ब्लड, तो जो मौजूदा हीमोग्लोबिन वो बढ़ेगी नहीं, आगे जो इरिथ्रोसाइट बनेंगे वो अच्छे हो सकते हैं। क्यों, क्योंकि इसमें न्यूक्लियस नहीं होता, सीधे हीमोग्लोबिन। तो ये था आरबीसी का कंस्ट्रक्शन हीमोग्लोबिन और आरबीसी के बारे में। अब जब ये हीमोग्लोबिन की लाइफ 120 दिन होती है, तो फिर 120 दिन बाद क्या होता है,
हीमोग्लोबिन सॉरी आरबीसी की लाइफ 120 दिन है, और 120 दिन बाद ऑटो में अपने आप सिस्टम जो नेचुरल है ये इसकी डेथ हो जाती है। इसमें कोई तो ये पूछना है, किसी को पूछ लीजिए। इसमें कोई पूछना चाहे कुछ बोलिए, आप लोग बताइए। कोई पवन जी, कोमल, डॉक्टर कोमल, कुछ पूछना हो तो पूछ लीजिए। नहीं सर, अभी तो समझने में थोड़ा अच्छा लग रहा है अभी, क्योंकि पूछने वाली चीज तो अभी दिमाग में आ नहीं रही। तो आप अपने क्वेश्चंस को नोट करके रख लीजिए। एंड ऑफ जी सर। द सेशन, नेक्स्ट सेशन कभी भी हम लोग डिस्कस कर लेंगे आपस में। हम लोग हाँ तो जी सर। इन्फॉर्मेशन, आपको ये जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं क्लियर हो रहा है ना? हाँ जी सर, बिल्कुल तभी। जी। तो फिर और थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं आगे तक। ये चैप्टर थोड़ा लंबा है लेकिन इसका बहुत इंपॉर्टेंस है ब्लड टेस्ट में और बाकी चीजों में, तो पढ़ते हैं। हीमो आरबीसी की जो लाइफ है वो 120 डेज है, और 120 डेज बाद क्या होता है, इसकी डेथ होनी है। तो कहता है कि कुछ वाटर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, फूल जाते हैं, और उनको कौन से माइक्रोफेज जो ब्लड में है इनको पहचानते हैं और उनको इंडल्फ कर लेते हैं, खा लेते हैं। नहीं होते हैं तो स्प्लीन हम लोग बोले थे कि ग्रेवयार्ड है, वो उनके जो टिश्यू इनको पकड़ के तोड़ देते हैं। 120 दिन बाद वो इनको आइडेंटिफाई करते हैं कि 120 डेज हो गया, ये सूख गए, फूल गए, तो इनको करना है। तो जब ये हीमोग्लोबिन टूटते हैं तो मुख्य रूप से इनमें भूमिका हीमोग्लोबिन की है। तो जब ये हीमोग्लोबिन 120 डेज बाद टूटता है तो हीमोग्लोबिन में हम लोग पढ़े थे कि हीम है और ग्लोबिन है। हीम माइटोकॉन्ड्रिया में बना है, ग्लोबिन भी बना है राइबोसोम में। तो ये दोनों टूट जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं। और ग्लोबिन क्या है, एक प्रोटीन है, वो प्रोटीन भंडार ब्लड में चला जाता है। लेकिन जो हीम है जो आयरन से बना है, और इसमें आप देखेंगे कि पैरल रिंग है, फेरस है, बहुत सारी चीजें हैं, हम लोग पीछे भी पढ़ के आए हैं। तो जो हीम है ना, इसके पैरल, फेरस और ये सारी चीजें सेपरेट होंगी। फेरस हीम से अलग हो जाएगा, पैरल अलग हो जाएंगे, और जो ये हीम है ये बिलिरुबिन में कन्वर्ट हो जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से जरूर हम लोग कोशिश करें जानने की। ये भूमिका बहुत इंपॉर्टेंट है। हीम जब टूटता है तो पायरल बनता है और फेरस, ये दोनों चीजें अलग अलग हो जाती हैं। इसके अलावा इसमें बिलिरुबिन बनता है। बिलिरुबिन पिगमेंट है जो हीम के डैमेज होने से बनता है। हीम ग्लोबिन अलग अलग हो गए, ग्लोबिन प्रोटीन को चला गया, हीम जब बना था जिन जिन चीजों से उसमें वापस विखंडित टूटेगा, तो उसमें एक बिलिरुबिन बनता है जो पिगमेंट। हीमोग्लोबिन के टूटने से हीमोग्लोबिन अलग होंगे, ग्लोबिन प्रोटीन भंडार को चला जाएगा, और हीम के जो पैरल रिंग है फेरस, ये चले जाएंगे आयरन भंडार को। अब फेरस और पैरल रिंग अलग अलग, लेकिन बनेगा क्या, एक अलग एलिमेंट बनेगा फेरस के अलावा, बिलिरुबिन। बिलिबाइडिन की जो उसमें भूमिका है, तो बिलिरुबिन बनेगा, एक पिगमेंट है। ये क्या है, ये जो बिलिरुबिन है ये जल में अघुलनशील है, ये जल में नहीं मिक्स होगा, घुलेगा नहीं, लेकिन लिपिड में ये घुल जाता है। फैट में जो हम लोग लिपिड बोल रहे हैं उसमें ये घुल जाता है, लेकिन ये जल में नहीं घुलेगा। ये हीम बिलिरुबिन जो है, ध्यान रखिए यहाँ पर नाम क्या है, हीम बिलिरुबिन, क्योंकि ये हीमोग्लोबिन के टूटने से बना है। तो ये जल में अघुलनशील है, और जब तक ये जल में घुलनशील नहीं होगा ये आगे नहीं जाएगा, ये इसकी भूमिका ये आगे परफॉर्म नहीं करेगा जो जरूरत है। तब क्या होगा, हम लोगों ने पीछे पढ़ा था एक एल्बुमिन, जो प्रोटीन है एल्बुमिन, वो यहां पर देखिए उसको वो क्या करता है, इस बिलिरुबिन को, हेम बिलिरुबिन को एल्बुमिन पकड़ लेता है। माने बिलिरुबिन एल्बुमिन के ऊपर बैठ जाता है, बिल्कुल उसके ऊपर बैठ जाता है, एक दूसरे को वो लोग पकड़ लेते हैं, और ये एल्बुमिन उस हेम बिलिरुबिन को लीवर के पास ले जाता है। लीवर की बहुत बड़ी भूमिका है, जितने केमिकल रिएक्शन है वही करता है। तो ये जितने मतलब कि मैक्सिमम वो करता है, बाकी जो भी लोग करते हैं, लेकिन लीवर की एक बहुत बड़ी भूमिका है। लीवर माने यकृत इन हिंदी। तो एल्बुमिन क्या करता है, हेम बिलिरुबिन को लीवर के पास ले जाता है। और हेम बिलिरुबिन क्या था, लिपिड में घुलनशील था, पानी में नहीं था। जब वो ले जाता है तो वहां पर ग्लूक्रोनिक एसिड इस हेम बिलिरुबिन के साथ कंजुगेट होता है। कंजुगेट होने पर कोल बिलिरुबिन में कन्वर्ट हो जाता है।
और कोल बिलिरुबिन में जब ये कन्वर्ट हो जाता है तब ये कोल बिलिरुबिन पानी में घुलनशील हो जाता है। तो देखिए भूमिका लीवर की क्या हुई, बिलिरुबिन को, जो हेम बिलिरुबिन है उसको कोल बिलिरुबिन में कन्वर्ट करता है विद द हेल्प ऑफ ग्लूकोनिक एसिड। और ट्रांसपोर्ट मीडिया क्या है, एल्बुमिन। एल्बुमिन को किसने बनाया था, लीवर नहीं बनाया था। तो लीवर की कितनी बड़ी भूमिका है, वो एल्बुमिन को भी बनाया और बिलिरुबिन को, हेम को कोल में कन्वर्ट किया। तो ये भूमिका है यहाँ पर लीवर की, जो बहुत बड़ी भूमिका है, क्योंकि लीवर बना दिया। और जब ये कन्वर्ट हो गया कोल बिलिरुबिन में तब ये पानी में घुलनशील हो गया। ये क्लियर हो रहा है सबको? यस सर, यस सर। हाँ, ये बहुत जानना जरूरी है, क्योंकि ये सब चीजें हमको ब्लड टेस्ट और स्टूल टेस्ट में भूमिका निभाएंगी। स्टूल टेस्ट की भूमिका यहीं से आएगी। हम इसलिए हम लोग इसको पढ़ रहे हैं कि हमारे लिए स्टूल टेस्ट की भूमिका यहाँ आएगी। तो ये कन्वर्ट कर दिया। अब ध्यान से देखिए, ये हीमोग्लोबिन ग्लूकोनिक एसिड से रिएक्ट करके हीम बिलिरुबिन को कोल बिलिरुबिन में कन्वर्ट कर देता है। भूमिका किसकी, लीवर की। ट्रांसपोर्ट मीडिया एल्बुमिन, कंजुगेशन करता है कैसे, ग्लूकोनिक एसिड से कन्वर्ट। अब जो कोल बिलिरुबिन है ये पानी में घुलनशील है। अब ये पानी में घुलनशील है, लीवर क्या करता है कि अपना जो प्रोडक्ट बनाता है बाइल जूस, उसको वो दे देता है गाल ब्लैडर को, और गाल ब्लैडर उसको ले आता है स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडिनम में। ये क्लियर है किसी को, किसकी पिक्चर दिखाएं, जरूरत है? मैं वो भी दिखा देता हूं थोड़ी। ये देखिए, ये लीवर है, ये लीवर है। ये लीवर क्या करता है कि बाइल जूस बनाता है, और बाइल जूस बना के इन सारे डक्ट के माध्यम से ये गाल ब्लैडर को दे देता है। और ये एक डक्ट है कॉमन बाइल डक्ट। इस बाइल डक्ट के थ्रू, ये बाइल डक्ट के थ्रू ये स्मॉल इंटेस्टाइन का ड्यूडिनम एक पोर्शन में ये पेनक्रियाज के साथ, पेनक्रियाटिक जूस के साथ मिलके यहाँ पे आ जाता है। तो लीवर का जो बाइल जूस है ये स्मॉल इंटेस्टाइन में आ जाता है। इसको आगे हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ेंगे, लेकिन मैं थोड़ा सा ही वो शेयर किया कि ये यहाँ पर आ जाता है। मन में ये कहाँ आता है, लीवर से स्मॉल इंटेस्टाइन में, इस पाथ से आता है। उसमें हम लोग ज्यादा समय नहीं देंगे, बस जानने की कोशिश कर रहे थे कि ये क्या करता है। तो ये क्या करता है, ये देखिए, बाइल जूस के साथ ड्यूडिनम में चला आता है। हीमोग्लोबिन, हेम बिलिरुबिन बना, कोल बिलिरुबिन बना, और वो बाइल जूस में आ गया कहाँ, स्मॉल इंटेस्टाइन में। ये जो है कोल बिलिरुबिन, जहां बिलिरुबिन लिखा है, ये जो स्टूल है या यूरिन है, ये बाकी चीजों को येलो कलर देता है। कौन, कोल बिलिरुबिन। कोल बिलिरुबिन रिस्पॉन्सिबल है स्टूल को, यूरिन को येलो कराने के लिए। अगर किसी का स्टूल येलो नहीं है, यूरिन येलो नहीं है, इट मीन्स की प्रॉब्लम है कोल बिलिरुबिन की, वो मूव नहीं कर रहा है। ये ध्यान समझिए, बहुत क्रिटिकल है। मैं इसको डिस्कस कर रहा हूं, ये हम डायग्नोस के पर्पज से डिस्कस कर रहे हैं। कोल बिलिरुबिन बाइल जूस के थ्रू ड्यूडिनम माने स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडिनम में आता है, और यहां से जो आगे मूव करता है काइम, जो बाद में स्टूल बनता है, उसको येलो कलर देता है। कौन, कोल बिलिरुबिन। अब ये आंत में आता है, और आंत में आने के बाद आंत में जो जीवाणु है उसका ऑक्सीडेशन कर देते हैं, और स्टीरोकोबिलिन बनता है। और यही जो है यहाँ पर स्टीरोकोबिलिन बनता है। अब चूंकि यहाँ पर ये जीवाणु बन जाते हैं, तो फिर यहाँ पर ये कोल बिलिरुबिन में थोड़ा परसेंटेज कन्वर्ट हो जाता है। ये ध्यान रखिएगा, एक बड़ा दिक्कत यहाँ भी है, यहाँ भी होता है, यहाँ डिफाइन नहीं है, लेकिन ये आता है स्टूल में। तो ये स्टूल के थ्रू निकल जाता है कोल बिलिरुबिन, और बाहर निकल जाता है, एक्सक्रीट हो जाता है। मतलब हीमोग्लोबिन टूटने से हीमोग्लोबिन बनेगा, कोल बिलिरुबिन बनेगा, और वो आंत के थ्रू एक्सक्रीट हो जाएगा।
और जो स्टूल निकलेगा वो येलो कलर का होगा, और ये रक्त में चला जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन से ये रक्त में एब्जॉर्ब हो जाता है। तो जब ये रक्त में एब्जॉर्ब हो जाता है तो ये किडनी को जाता है, और चूंकि पानी में घुलनशील है ये कोल बिलिरुबिन, तो किडनी से भी जाके यूरोबिलिन बनता है ऑक्सीडेशन से, और ये यूरिन से बाहर निकलता है। तो कोल बिलिरुबिन स्टूल से भी निकलता है, यूरिन से भी निकलता है, दोनों जगह ऑक्सीडेशन होता है। किडनी में बहुत थोड़ी मात्रा जाती है, 5% के आसपास, और 85 to 90% मात्रा आंत में चली जाती है। और अगर कुछ बचता है, नहीं निकलता है, तो ये वापस लीवर को जाता है, और लीवर फिर इस क्रिया करता है। अगर ब्लड में रह गया तो लीवर के पास जाएगा, और लीवर वापस यही क्रिया करा के वापस फिर यही काम कर देगा कि भैया वापस निकल जाओ। अगर चला गया लीवर के पास, तो अगर वो ब्लड में पूरा बिलिरुबिन नहीं निकला, जो नहीं निकलता है 5%, तो वापस लीवर के पास जाता है, और ये साइकिल घूमती रहती है वापस कि वो निकल जाए। तो यूरिन का कलर और स्टूल का कलर पीला क्यों होता है? बिलिरुबिन के कारण। वो कौन सी बिलिरुबिन है? कोल बिलिरुबिन है। ये सबको क्लियर हो रही है? यस सर, बिल्कुल, बहुत अच्छा। हाँ, ये जानना जरूरी है। अब ब्लड में अगर बिलिरुबिन देखेंगे तो कितना होना चाहिए? 0.8 to 0.8 मिलीग्राम पर 100 ml। इसलिए अगर इसमें ज्यादा है तो भी दिक्कत है, कम है तो भी दिक्कत है। तो हमको ये जानना कि ब्लड में जो बिलिरुबिन चेक करेंगे उसका परसेंटेज ये होना चाहिए। और ब्लड में आएगा कहाँ से? हीमोग्लोबिन के टूटने से आएगा, तो चारों तरफ से घूम के। और यूरिन में यूरोबिलिन जो बनेगा ऑक्सीडेशन के बाद, उसकी मात्रा होगी 0.3 से 3 मिलीग्राम पर डे। अब पर डे वो देखेगा कि यूरिन कितना निकलता है। आप अगर 3 लीटर पीते हैं और 1.5 लीटर निकलता है तो 1.5 लीटर में वो मेजर करेगा। माने वो ये एक तरीका है मेजर करने का कि कितना यूरिन है। तो यूरिन और स्टूल क्यों पीला होता है? इसके कारण होता है। सर मैं यही हूं, अरविंद सर। सही है, हाँ हमने ब्लॉक कर रखा था। हाँ हाँ ठीक है, हाँ ओके। तो नेक्स्ट, अब हम लोग ज्वाइंटिस आज खत्म करेंगे, थोड़ा 10 मिनट समय ले लेंगे। तो अब ये ज्वाइंटिस क्यों होता है? ये बिलिरुबिन ही इंपॉर्टेंट है। अब ज्वाइंटिस हम लोगों ने समझा था कि लीवर का ये फंक्शन है। रक्त में जो बिलिरुबिन की मात्रा है ये पीला कलर देता है, हम बताए थे। कैसे देता है? तो जो स्टालिन मौजूद है लिक्विड में, ये उसे मिलता है और पीला कलर देता है। तो जब भी ये बढ़ेगा, बिलिरुबिन बढ़ेगा, तो क्या होगा? ये पीला कलर देगा। और शुरू में तो मुख और नेत्र की म्यूकस मेम्ब्रेन पीलाई दिखाई देंगी। यूरिन का कलर पीला, डार्क पीला होता चला जाएगा। और ज्यादा होगा तो पांव, हाथ और पांव की त्वचा, स्किन पीली दिखाई देंगी। फिर बाद में पूरी शरीर पीला दिखाई देने लगी। तो पीला दिखाई देने का मतलब ये है कि बिलिरुबिन की मात्रा ब्लड में बढ़ गई है, हाईएस्ट हो गई है, अपनी लिमिट से ज्यादा, तो वो पीला दिख रही है। तो इस केस को हम लोग ज्वाइंटिस बोलते हैं। और इसके 3 केस हैं, 3 केस हैं ज्वाइंटिस के। एक केस है प्री हेपेटिक या हीमोलिटिक, ये भी रहता है प्री हेपेटिक हीमोलिटिक। इसका मतलब ये है कि ये बना कैसे था बिलिरुबिन? पहले हेम बना और कोल बिना, कोल बना। कैसे बना? क्योंकि हीमोग्लोबिन की डेथ हुई थी और उसका प्रोसेसिंग हुआ था। अगर ये हीमोग्लोबिन के टूटने की, माने आरबीसी के डेथ की परसेंट रेट बढ़ जाए, अगर 0.8% टूट रहा है, अगर पता लगा 1.2% टूटने लगे, तो आरबीसी कम हो जाएगा। तो कोल बिलिरुबिन ज्यादा बनेगा, सॉरी हीम बिलिरुबिन ज्यादा बनेगा। और हीम बिलिरुबिन जब ज्यादा बनेगा तो ब्लड में हीम बिलिरुबिन की संख्या ज्यादा हो जाएगी। और लीवर क्या कर रहा है? लीवर की जो अपनी कैपेसिटी है उससे वो काम कर रहा है। माने लीवर जितना टूटना चाहिए था नॉर्मल, उतने को हीम को कोल में कन्वर्ट कर रहा है, लेकिन टूट ज्यादा रहा है। माने इनकमिंग हीम बिलिरुबिन की संख्या ज्यादा है, तो लीवर उतना नहीं कर पाएगा, जितनी उसकी कैपेसिटी उतना करेगा, बाकी छोड़ देगा। तो ब्लड में हीम बिलिरुबिन की संख्या बढ़ जाएगी, तो भी ये संख्या दिखाई देने लगेगी। तो ये जो स्टेज है वो प्री हेपेटिक या हीमोलिटिक ज्वाइंटिस है। ज्वाइंटिस की एक स्टेज प्री हेपेटिक, माने हेपेटिक माने लीवर,
हिपैटिक जो वर्ड है लीवर के लिए यूटिलाइज यूज किया जाता है। तो प्री हिपैटिक माने लीवर ठीक है, उसका कोई फंक्शन गड़बड़ नहीं है। इसको हीमोलिटिक बोलते हैं, माने हीमोलिसिस क्या हो रहा है, हीमोलिसिस हो रहा है। हीमोलिसिस का मतलब होता है डेथ ऑफ आरबीसी विथ मोर स्पीड, मोर रेट रादर देन नॉर्मल। नॉर्मल से ज्यादा टूट रहा है आरबीसी, इसको हीमोलिसिस बोलते हैं। इसीलिए इस जॉइंटिस को हीमोलिटिक बोलते हैं। तो कई बार क्वेश्चन आ सकता है कि हीमोलिटिक जॉइंटिस किसको बोलते हैं? तो हीमोलिसिस हो रहा है मतलब ज्यादा आरबीसी डैमेज हो रही है, डेथ हो रही है नॉर्मल से, लीवर सही काम कर रहा है। दूसरा है हिपैटिक या हिपेटोसेलुलर। हिपैटिक का मतलब कि डायरेक्ट लीवर जिम्मेदार है, हिपैटिक माने लीवर से संबंध है। तो जब लीवर को प्रॉब्लम हो जाएगी, लीवर बीमार पड़ जाएगा, उसके सेल्स रोगग्रस्त हो जाएंगे, तो वो क्या करेगा, वो खुद काम नहीं कर पाएगा, तो हेम बिलिरुबिन कोल बिलिरुबिन में कन्वर्ट नहीं कर पाएगा, नॉर्मल नहीं कर पाएगा, कम कर पाएगा। वहां पे एक्सेस के कारण नहीं हो रहा था और यहाँ करने वाला ही बीमार हो गया, ये खुद लीवर जो करता बीमार हो गया। तो ब्लड में हीम बिलिरुबिन और कोल बिलिरुबिन दोनों बढ़ जाएगी, क्योंकि वो एक काम ठीक से नहीं करेगा, बाइल जूस नहीं बना पाएगा, तो मूव नहीं करेगा। तो इस केस में हीम और कोल दोनों की संख्या ज्यादा मिलेगी। हीम इसलिए मिलेगी कि टूट रहा है, कोल इसलिए मिलेगी कि जो ये बाइल जूस बना के दे रहा था तो ये ट्रांसफर भी नहीं कर पा रहा, क्योंकि लीवर अपना काम नहीं कर रहा। लीवर का काम था बनाना और ट्रांसफर करना, तो ना ये ट्रांसफर कर रहा है हीम से कोल को, और ना कोल को बाइल जूस को गॉल ब्लैडर को दे रहा। तो जब टेस्ट कराएंगे ब्लड टेस्ट, लीवर में प्रॉब्लम है तो दोनों ही बड़े मिलेंगे, हीम और कोल। थर्ड इज द पोस्ट हिपैटिक, माने लीवर के बाद, वो प्री हिपैटिक का, ये पोस्ट हिपैटिक है। ऑब्स्ट्रक्टिव माने ऑब्स्ट्रक्शन आ गया है। जब ये गॉल ब्लैडर, ये पिक्चर आप देखे जो हम लोग पीछे देखे थे, यहां पे हम लोगों ने ये देखा था कि ये क्या किया था कि यहां से अपने ये जो डक्ट है, इन डक्ट से भेजा था उसने गॉल ब्लैडर को। ये डक्ट के रास्ते इसको भेजा था कि यहां से मूव कर जाए। अगर ये डक्ट किसी वजह से ब्लॉक हो गई, डैमेज हो गई, ब्लॉक हो गई, तो ये नहीं जाएगा। जब ये नहीं जाएगा तो लीवर कितना भी बनाए, अगर आगे जाने का रास्ता ही बंद हो गया तो ये जो कोल बिलिरुबिन है नहीं जाएगा। जब नहीं जाएगा तो ये इसकी संख्या ब्लड में मिलेगी, क्योंकि बढ़ जाएगा। ये क्या हो जाएगा, कोल बिलिरुबिन की मात्रा ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि हीम डेथ भी नॉर्मल हो रही और बना भी रहा है, लेकिन जो रास्ता वो ब्लॉक हो गया। तो कोल बिलिरुबिन की मात्रा ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि लीवर बना रहा और कोल बिलिरुबिन ट्रांसफर नहीं हो रहा, मतलब कहां नहीं हो रहा, गॉल ब्लैडर के थ्रू स्मॉल इंटेस्टाइन में नहीं आ रहा। तो ये तीन कंडीशन है जॉइंटिस की, हिपैटिक, प्री हिपैटिक, हिपैटिक एंड पोस्ट हिपैटिक। प्री हिपैटिक को हीमोलिटिक बोलते हैं क्योंकि हीमोलिसिस हो रहा है, और ऑब्स्ट्रक्टिव या पोस्ट हिपैटिक बोलते हैं क्योंकि रास्ता ही बंद हो गया कि लीवर ने अपना काम कर दिया। तो इनको हम कैसे पहचानेंगे ब्लड टेस्ट के बाद? अगर देखिए हम सीरम बिलिरुबिन को टेस्ट करते हैं तो प्री हिपैटिक है जिसमें लीवर काम कर रहा है तो हीम ज्यादा मिलेगा। लीवर काम तो कर रहा है लेकिन हीम ज्यादा टूट रहा है, इसलिए हीम बिलिरुबिन ज्यादा मिलेगा इन केस ऑफ प्री हिपैटिक। हिपैटिक माने लीवर बीमार हो गया, पूरा फंक्शन नहीं कर रहा है, तो दोनों ही मिलेंगे, क्योंकि कुछ बना तो बन तो गया लेकिन ट्रांसफर नहीं हुआ, क्योंकि लीवर ट्रांसफर नहीं कर पा रहा। यहाँ लीवर की प्रॉब्लम है। और लीवर के बाद कोल ज्यादा मिलेगा क्योंकि लीवर ने हीम को कोल में कन्वर्ट कर दिया, लेकिन वो रास्ता ब्लॉक हो गया। यहाँ पर लीवर भेजने में असमर्थ था, यहाँ लीवर भेज रहा लेकिन रास्ता ब्लॉक। इसलिए अगर किसी के ब्लड टेस्ट में कोल बिलिरुबिन ज्यादा मिल रहा है केवल, तो आप मान सकते हैं कि रास्ता ब्लॉक हो गया। अगर दोनों ज्यादा मिल रहे हैं मतलब लीवर बीमार है, और अगर केवल हीम ज्यादा मिल रहा है मतलब हीमोलिसिस हो रहा है, आरबीसी डैमेज हो रही है। माने सीरम बिलिरुबिन से आप ये टेस्ट कर सकते हैं कि कौन सा जॉइंटिस है और कौन जिम्मेदार है।
कोल बिलिरुबिन ज्यादा ऑब्स्ट्रक्टिव, हीम कोल दोनों ज्यादा लीवर, और अगर हीम बिलिरुबिन ज्यादा है तो प्री हिपेटिक माने आरबीसी के डेथ ज्यादा हो रही है। अब इसमें देखेंगे यूरिन में, तो यूरिन में क्या है, यहां ज्यादा मिलेगा क्योंकि बन रहा है, ये बन रहा है ज्यादा। ये क्या है, ये कुछ भी मिलेगा, बढ़ा हुआ मिलेगा यूरिन में, ये कुछ भी मिल सकता है पोस्ट हिपेटिक, क्योंकि रास्ता ब्लॉक भी है, यूरिन का रास्ता ब्लॉक में स्मॉल है, तो इसमें प्लस माइनस कुछ भी मिलेगा, बढ़ा हुआ नॉर्मली मिलेगा। जो स्टूल है आप देखिए पोस्ट हिपेटिक में क्ले है, क्यों क्ले है, क्योंकि गॉल ब्लैडर से बिलिरुबिन आ ही नहीं रहा है। डायलेट, यस बोलिए, यस कोई कुछ कह रहा था सर? नहीं सॉरी, वो बीच में ना वो बस बच्चा आ गया था ना, तो सॉरी। कोई बात। जब हम एक तो हम सीरम बिलिरुबिन से टेस्ट कर पाएंगे और एक टॉयलेट से चेक कर पाएंगे, स्टूल से। तो अगर स्टूल क्ले मिल रहा है, क्ले मीन्स की मिट्टी के तरह का मिल रहा है, मीन्स कि इसमें ये येलो नहीं है। येलो नहीं है मतलब येलो कौन देता है, कोल बिलिरुबिन आके देता है। तो यहाँ कोल बिलिरुबिन नहीं आ रहा है स्मॉल इंटेस्टाइन में, इसलिए उनका स्टूल मिट्टी की तरह। तो अगर किसी पेशेंट से आप पूछते हैं कि आपका स्टूल कैसा है, अगर वो बोलता है कि एकदम मिट्टी की तरह है, मिट्टी के रंग का, इट मीन्स कि उसके में कोल बिलिरुबिन नहीं आ रहा है। तो रीजन कुछ भी हो सकता है, लेकिन नहीं आ रहा है तो एक पॉसिबिलिटीज बनती है कि ऑब्स्ट्रक्टिव है, पोस्ट हिपेटिक है, क्योंकि बिलिरुबिन नहीं रहा, वही पीला कलर देता है। लेकिन अगर डार्क आ रहा है, देख रहे हैं, तो माने हाईएस्ट अमाउंट में आ रहा है, माने जो जरूरत है डार्क आना चाहिए, पीला आना चाहिए, अगर वो नहीं आ रहा, और अगर ये दोनों है तो पेल कलर है, तो पॉसिबिलिटीज है कि ये हो सकता है। एल्कलाइन फास्फेट अगर जानना चाहेंगे इसकी टेस्टिंग कहां से, तो अगर बढ़ा हुआ मिलता है तो पोस्ट, और इस केस में दोनों ही केस में प्री हिपेटिक और हिपेटिक में प्लस माइनस मिल सकता है, लेकिन पोस्ट हिपेटिक में बढ़ा हुआ ही मिलेगा। तो ये ज्वाइंटिस कैसे चेक करेंगे, आरबीसी ही रिस्पॉन्सिबल है, एक तो लीवर और आरबीसी की डेथ, आरबीसी की डेथ रेट और फंक्शन ऑफ लीवर, ये दो चीज ज्वाइंटिस के लिए डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबल है। ब्लड और स्टूल दोनों टेस्ट से आप जान सकते हैं कि क्या हुआ है। लीवर को टेस्ट कराएंगे वो अलग बात है, वो भी आप करा सकते हैं, लीवर फंक्शन टेस्ट होगा, लेकिन आप ब्लड से और स्टूल से भी अंदाजा लगा सकते हैं कि कौन सा ज्वाइंटिस है और कौन जिम्मेदार है। तो समय हो गया है, अगर आप लोग बोलेंगे तो आगे चलेंगे या बहुत बढ़िया तिवारी जी, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया, और अच्छे से समझ में अभी तो आ गया बहुत, लेकिन अभी फर्स्ट टाइम इस चीज को सुन रहे हैं तो मतलब अच्छा लग रहा है बहुत। अभी इसमें से कुछ चीजें निकलेंगी तो उसके लिए दोबारा से हम आपसे ना जरूर उसको समझेंगे। बिल्कुल, कभी भी हम लोग डिस्कस कर सकते हैं, कभी एक्स्ट्रा क्लास भी रख लेंगे सर, जैसा परमिट करेंगे। हम लोग देखिए, हम लोग आपस में पढ़ रहे हैं, एक दूसरे से सीखेंगे, प्रयास है कि जो ज्ञान है उसको बांटा जाए। डालिए डॉक्टर कोमल, जी सर, जी सर, ग्रुप में डालिए, सारे लोग ग्रुप में जुड़े हुए हैं, स्टडी ग्रुप जो बना हुआ बनना, उसमें सब लोग जुड़े हुए हैं, उसमें आप डालेंगे प्रश्न तो उसका उत्तर मिलेगा। एक्चुअली सर एक चीज ऐसे नहीं पूछनी है, लेकिन जो सर ने ये अच्छे से क्लियर किया कि हमारा जो ब्लड को डिवीजन कैसे होता है और वो कैसे बाहर निकलता है, तो वो चीज को जो अभी तो समझ में आ गया थोड़ा थोड़ा, अब इसको और करेंगे तो कुछ चीजें और समझनी होंगी सर से। हाँ जी, ठीक है, वो हम तो समझ रहे हैं। उसको आप ग्रुप को रिच बनाना, मतलब ये कि ग्रुप में आप राइट सर करेंगे तो उसका उत्तर आएगा। तो आपने एक प्रश्न पूछा और दो प्रश्न जो है किसी और के दिमाग में हुए, तो उसने पूछा तो वो आपके दिमाग में कोई चीज थी, उनके दिमाग में कोई चीज थी, तो उसका उत्तर जब मिलेगा तो बहुत चीजें क्लियर होती जाएंगी। ग्रुप का, स्टडी ग्रुप का यही अर्थ है। जी सर, बिल्कुल सर। उसमें सारे लोग मेंबर हैं, ठीक है। तो आपस में तो ये जो इसको पढ़ना होगा, तो जो हमारी जो बुक है ये मानव शरीर विज्ञान की, तो इसमें जो रक्त दिया हुआ है उसको ही पढ़ना होगा ना इसके लिए हमें? हाँ वही, उसी में ही आएगा सब, उसी से पढ़ा जाती है। बाद में आप लोग क्वेश्चन, बाद में जब थोड़ा सा बढ़ जाएंगे तो क्वेश्चंस डालने लगेंगे,
तो आपको क्वेश्चंस के माध्यम से भी आपको समझ में आने लगेगा कि कैसे क्वेश्चन आते हैं, कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं। जैसे मैं त्यारे जी ने बताया कि ये पूछा जाएगा तो ये होगा, ये इतना पूछा जाएगा कि कितना ग्राम उसका है, कितना आयतन उसका है, कितना बनता है, कितना प्रोटीन प्लस माइनस 1 ग्राम है, ये कितने पर 100 ml ऑफ रक्त है, फिर आपका 1.34 मिलीलीटर वहन करता है। ये सब चीजें जो है ये आंकड़ों की है, इनको जितना समझेंगे उतना आपको अच्छा लगेगा और आपको क्लैरिटी विजन होगी, बस ये। जी सर, बिल्कुल थैंक यू थैंक यू सर, बहुत अच्छा। तिवारी जी ने पढ़ाया तो हमको भी समझ में आ गया। अरे सर हम लोग आपसे पढ़ते हैं सर, ज्ञान तो हम लोग आपसे लेते हैं। नहीं, जितनी बार हम सुनते हैं उतनी बार हमको और समझ में आता है, और समझ में आता है। बिल्कुल सही सर। चलिए बहुत हम लोग फिर कल मिलते हैं। तो हम लोग जो है अब खेमका सर के सपनों को पूरा करने का अर्थ यही है कि ईच वन रीच वन, और ईच वन रीच वन का सपना कैसे पूरा होगा, जब तक अपने ज्ञान को दूसरे को ट्रांसफर नहीं करेंगे, दूसरा अपने ज्ञान को हमको ट्रांसफर नहीं करेगा। उसके बाद अल्टीमेटली इनका उद्देश्य हम लोगों का होगा कि हम लोग पेशेंट को जल्दी समझ जाए और पेशेंट को जल्दी समझ के ट्रीटमेंट कर दें, तभी मानवता कल्याण होगा। वो ईच वन रीच वन का कंसेप्ट ये है, उसको कोई समझे या ना समझे, मूल में इसी में सब शामिल है। जैसे हम लोग वहां पढ़ते हैं ना कि इन यांग में सारे शामिल हैं, वैसे हम लोग कहते हैं कि इस सेंटेंस में सारे ईच वन रीच वन में ही सब शामिल है। वो ट्रीट वन भी है और टीच वन भी है, सब कुछ है। तो हम लोग खेमका सर के समय पूरा करने के लिए संकल्प हैं। ऐसे हम लोग पढ़ते रहेंगे, बढ़ते रहेंगे और खेमका सर के समय। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया सर। गुड नाइट। पवन जी क्लियर हुआ आपको? जी सर, हाँ जी क्लियर हो गया। ठीक, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। थैंक यू सर। ठीक है सर, प्रणाम सर।